हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। तो इस नए वीडियो में हम भाई डिस्कस करने वाले हैं आपके मैट्रिक्स का। हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, आपका 20 या 25-30 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। जितने भी टॉपिक हैं मैट्रिक्स में सारे आज भाई हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो बस आपको ध्यान से समझना है। मैट्रिक्स चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं हम फटाफट रिवीजन। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स आप भी बनता कैसे है, ठीक है, आप भी का निर्माण कैसे होता है। तो देखो जब भी हम किसी भी, आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो स्टार्टिंग डेफिनेशन में, कि संख्याओं कैसी भी हो सकती है। संख्या रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, काल्पनिक और फलन भी हो सकते हैं। जैसे साइन एक्स आता आपको बताया, आपने देखा होगा, आप भी तो साइन थीटा फलन भी मिलता है। अब उन फलनों को और संख्याओं को अगर आप आयताकार रूप में क्या कर दो, अरेंज कर दो, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद जो भी आपके पास बनेगा ना, उसको हम आव्यूह कहते हैं, ठीक है, एलिमेंटों का आयताकार रूप में, ठीक है, आयताकार रूप। क्योंकि अगर जो भी कोई अगर वर्ग, मान लो कोई वर्ग आव्यूह है, तो जो वर्गाकार है वो वर्गाकार होगा, ठीक। तो फिर वो भी एक आयत होता है, आपको पता है वर्ग भी एक आयत होता है, ठीक है। तो एलिमेंट का हम बेसिकली देख लेते हैं कि आयत के रूप में अरेंजमेंट करना ही आव्यूह कहलाता है, ठीक है, आयत। क्योंकि जो एलिमेंट है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, 2x3, 3x2 का, क्योंकि हर आव्यूह वर्ग नहीं होगा, पर लेकिन आयत जरूर होगा भाई, ठीक है। तो बस ये सिंपल है, आयत के रूप में अरेंज कर देना। एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस आव्यूह को हम ध्यान रखना, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से सूचित करते हैं, ठीक है, बड़े अक्षरों से। यानी कैपिटल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल से दिखाना होगा आपको ABC, तो कैपिटल में लेना भाई आपको, ठीक। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा आगे वो। अब आप टिप्स नंबर 1 देखो। टिप्स नंबर 1 क्या कह रही है कि आव्यूह में उपस्थित संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे ए बराबर कोई मैंने आव्यूह ले लिया, ठीक है, 2, 3, 7, 8 ये है, ठीक है, ये कोई आव्यूह मेरे पास। अब देखो टिप्स नंबर 1 पता क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस आव्यूह के अंदर कितने ये एलिमेंट हैं, ठीक है, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आव्यूह के अंदर जितनी भी, देखो ये तो मैंने नंबर लिया है। अगर मैं फलन की बात करूँ, जैसे कोई फलन ले लिया मैंने, ठीक है, साइन थीटा, जैसे फलन का कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये ले लिया मैंने, देखो साइन थीटा कोस थीटा है, ठीक, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये चीज़ है, ठीक, ये है भाई, ठीक। तो ये फलन का एग्जाम्पल ले लिया। तो इन फलनों के क्या, इन फलनों की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहते हैं, क्योंकि यही एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर आपसे एलिमेंट पूछे तो बस ये कह देना कि आव्यूह में उपस्थित संख्याओं या फलनों के, ठीक है, क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है अगर इस आव्यूह की बात करूँ तो कितने, 1, 2, 3, 4, कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट का मतलब अवयव है, ठीक। ये है इसका सिंपल, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से भाई सीख गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट जो टिप्स नंबर 2 है उसको अगर हम डिस्कस करें, ठीक, तो टिप्स नंबर 2 क्या कह रही है उसको हम देख लेते हैं अब, ठीक। देखो टिप्स नंबर 2 क्या कह रही है कि आव्यूह के आयताकार क्रम विन्यास को अच्छा लगने के लिए छोटे या बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये रूल भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। अगर आपको आव्यूह रिप्रेजेंट करना है एलिमेंटों को, ठीक है, तो आपको या तो स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हो। बेसिकली हम कैपिटल यूज करते हैं, इसमें और अच्छा लगता है, ठीक है। तो या तो आप कैपिटल यूज कर लो या स्मॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कौन सा ब्रैकेट यूज कर लो, इसके अंदर एलिमेंटों को आपको यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जैसे हमने एलिमेंटों को अरेंज किया है, ठीक है। तो ये है भाई सिंपल इसका थोड़ी सी बेसिक। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखो इसमें फर्स्ट रो क्या कह रहा है, रो, क्योंकि अब देखो इसके अंदर एलिमेंट हैं, ठीक है। हमने क्या किया, कोई एलिमेंट कोई मैट्रिक्स का कर दिया, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स अभी लिया था, ये एग्जांपल जैसे ये था, ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स तो बना दिया, पर लेकिन मैट्रिक्स को भाई किसी भी क्रम में ही तो बनाया होगा ना। और उसी क्रम को समझने के लिए हम 2 चीज़ों को इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो होती हैं आपकी पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। अब देखो पंक्ति कैसे होती है आपको पता है, जब आप भाई आपका स्टार्टिंग होती है स्कूल की, तो प्रेयर फ्रेयर होता है ना, तब कैसे खड़े होते हैं, पंक्ति में खड़े होते हो, रो में, ऐसे ही तो खड़े होते हो ना। तो ऐसे अगर एलिमेंटों को आप अरेंज करोगे तो उसको क्या कहोगे, पंक्ति कहोगे। अब ऐसे अगर आप अरेंज करोगे तो उसको स्तंभ कहोगे, ठीक है। ऐसे जैसे स्तंभ ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, उस प्रकार से आप अरेंज करोगे भाई, ठीक। तो ऐसे ही अब देखो, अब जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ये इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये देखो क्या किसके रूप में खड़े हो, यानी जो एलिमेंट है वो आपको ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि स्तंभ की तरह हैं, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे स्तंभ है ये फर्स्ट, ठीक है, ये स्तंभ सेकंड है। अगर मैं रो की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, देखो रो के रूप में होगी रो, ये रो बन गई ना, और ये बन गया आपकी क्या, कॉलम, ये कॉलम बन गया, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि पंक्ति कितनी और स्तंभ की संख्या देखते हैं, क्योंकि आव्यूह के अंदर पंक्ति और स्तंभ के रूप में ही व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक। जैसे अब मैं एक और एग्जाम्पल आव्यूह लेता हूँ 3x3 का, तब समझाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई आव्यूह ले लिया, ठीक, जैसे ए बराबर ले लिया भाई
4 5 6 7 8 9 ये है, ठीक है। ये मेरे पास कोई आप भी हो भाई। अब देखो इसको समझ, तो देखो इस एग्जाम्पल को मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो देखो इस एग्जाम्पल में पंक्ति के रूप में होगा, जो जैसे ये एलिमेंट किसके रूप में, पंक्ति के रूप में व्यवस्थित है, ठीक है। तो इनको अब आपको पता पंक्ति आर से स्टार्ट होता है, रो इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, ROW, ठीक है। तो रो आर, तो अगर हम पंक्ति को दिखाना होगा तो हम किससे शुरू कर देंगे, इसके कैपिटल इस आर को उठा लेंगे, ठीक है। तो R1 पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को तो R2, तीसरी पंक्ति को तो R3, जो इसी चीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। कि क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव को रो कहलाता है। यानी अगर आप एलिमेंटों को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करोगे जैसे ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे आप, रो कहोगे। अब देखो इसमें कितनी रो हैं, एक तो देखो ये अवयव रो के रूप में है, ठीक है। तो ये R1 कहूँगा मैं इसको, पहले को R1 से, दूसरे को R2 से, तीसरे को R3, ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है, जितनी हमारे पास रो होंगी। और देखो ये दूसरा एलिमेंट रो के रूप में व्यवस्थित है, इसको क्या कहेंगे हम, R2 से नोट करेंगे भाई, ठीक है। ये हैं R1 R2, इसमें कितनी रो हैं, 2। अब आपको कॉलम देखना है तो कॉलम क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रूप में, ठीक है। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर लिखे गए यानी ऊर्ध्वगामी रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव का अवयव कॉलम कहलाता है। ऐसे समझ लो कि ऊर्ध्वाधर रूप में लिखे हुए एलिमेंटों को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, अवयव का कॉलम कहते हैं, जिसको हम C1 C2 C3 की कॉलम है। तो इसको हमने R लिया था, इसका हमने फर्स्ट जो वर्ड है C, उससे हम सूचित कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे देखेंगे कॉलम, ये देखो पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम, एलिमेंट सेकंड कॉलम के रूप में, ये थर्ड कॉलम। तो ये क्या हो गया आपका C1, ये C2 हो गया, ये हो गया C3। इसी प्रकार देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल को इसको देख सकते हो भाई, ठीक है, एकदम आसान तरीके से ये है, ठीक। जो आपको कॉलम के रूप में दिखेगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक। अब देखो आप नेक्स्ट पेज ये है, इसमें क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो जो हमारे पास आप भी होंगे ना, उसकी एक कोटि होगी, क्योंकि आप कई प्रकार के आप भी बना सकते हो, ठीक। किसी भी अगर आपको देखना है, आप भी को समझना है कि उसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ, वो हमारी आप भी की कोटि बताएगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोटि है तो हम वैसे ही बता देंगे, क्योंकि कोटि से ही बता पाएंगे कि आप भी किस क्रम का है, इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है, हम कोटि से डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी के फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, ठीक है, ये इसका देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसी से हम क्लियर करते हैं, ठीक। ये अब आप देखो इसमें एक एग्जाम्पल है, ठीक। ये अब एक मिनट भाई, थोड़ा सा ठीक, ये एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें देखो हमारे पास ए बराबर को एग्जाम्पल दिया उसने, आप भी हमारे पास, ठीक है। ये क्या आपकी रो फर्स्ट है, इसमें लिखा है देखो रो सेकंड है, ये कॉलम है, ठीक है। आपको पता है ऊर्ध्वाधर रूप में होंगे तो उनको क्या कहेंगे, हम कॉलम कहेंगे, ठीक। अब देखो आपको कोटि लिखनी है, ठीक, ध्यान रखना, जब भी आपको कोटि लिखनी होगी ना, ठीक है, ऑर्डर आपको मैट्रिक्स की कोटि बतानी है, ठीक है। तो कोटि बताने के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि जो कोटि आपको बतानी है, कोटि जो होगी वो आपकी पता क्या होगी, कोटि होगी, पहले आपको लिखना है पंक्ति की संख्या, ये ध्यान रखना आप, वैसे M क्रॉस N ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि M क्या है। M है आपकी पंक्ति की संख्या, किसकी, पंक्ति की संख्या भाई, ठीक है, M, ठीक। अब N की बात करूँ तो N है आपकी, N की बात करूँ तो मैं स्तंभ की संख्या, ठीक, स्तंभ की संख्या, ठीक, ये है अंतर इनमें, ठीक है। M क्या है, पंक्ति की संख्या, जो पहले लिखी जाएगी वो पंक्ति होगी, बाद में लिखी जाएगी वो स्तंभ होंगे, ठीक, ये है। अब देखो आप इस एग्जाम्पल को देखो भाई ध्यान से, ठीक। तो इसमें क्या है, B बराबर 2 6 4 8 ये है। अब आपको इसकी कोटि लिखनी है, तो कोटि कैसे लिखोगे आप, इसमें देखो कितनी पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखना है, कितनी पंक्ति है, 1 2, 2 पंक्ति है ना, तो 2, फिर क्रॉस लगाना, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कहते हैं, आप गुणा भी कह सकते हो वैसे, पर लेकिन सही रूप है इसका क्रॉस कहने का, ठीक है। तो 2 क्रॉस, ठीक, ये हो गया क्रॉस। अब कितने स्तंभ में देख लो, 1 2, 2 स्तंभ में इसमें, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगी इसकी कोटि, ऐसे लिखते हैं। कोटि कैसे लिखेंगे, M क्रॉस N के रूप में, जहाँ पर M क्या है पंक्ति की संख्या, N क्या है स्तंभ की संख्या, ये है, ठीक। तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी भाई टेलीग्राम ग्रुप ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। ये है इसकी कोटि। अब नेक्स्ट पेज पर आगे चलते हैं, ये हमने पेज कैसे ले लिया नेक्स्ट, ठीक, ये है, ठीक। ये अभी तो 4th पर चलते हैं, ठीक। इसमें देखो टिप्स में क्या बोल रहा है कि किसी आव्यूह में, ध्यान से समझना आप टिप्स को, इसको, किसी आव्यूह में रो की संख्या तो कॉलम की संख्या के गुणनफल को आव्यूह के अवयव की संख्या कहते हैं। क्या पता है इसमें, अगर आपको मान लो जैसे आपके पास कोई भी, उसने हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कोई भी आव्यूह आपके पास दे दिया भाई उसने, ठीक है। आप जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 7 8 9, ठीक है।
और चलो इतना ही ठीक। अब ये है, अब इसकी पहले तो कोटी बताओ आप, कोटी आप भाई बता सकते हो। कितनी रो हैं? 2, तो 2 क्रॉस कितने स्तंभ में? एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, कितने? 3, तो 2 क्रॉस 3 का है ये, यही है ना कोटी इसकी, 2 क्रॉस 3 है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पहली पंक्ति और उसके बाद स्तंभ, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब अगर आपको निकालना है कि इस आव्यूह के अंदर कितने एलिमेंट है, आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। वैसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। पर लेकिन अगर बड़ा आव्यूह तो आपको कुछ नहीं करना, कोटि दी हुई है, आप एलिमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन बताया ना, वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि किसी आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 3 है, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, कोटि जो दिख रही है ना, इसका गुणा कर दो आप, वो अवयव की संख्या होगी। तो 3 दूनी 6, कितने अवयव हैं? 6 भाई, ठीक है। तो अवयव की संख्या क्या होती है, कोटि का बना करके आप सॉल्व कर दो, कोटि को सॉल्व कर दो आगे, तो वो क्या निकलेगी? अवयवों की संख्या होगी भाई, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ये 2 क्रॉस 4 का था आप भी, उसका गुणा किया 4 दूनी 8, 8 एलिमेंट है इसमें। वैसे भी आप गिन सकते हो, पर लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट फॉलो कोटि दी है उसने, आप भी नहीं दिया, आपके सामने अवयव की संख्या पूछ रहा है, तो आपको कोटि गुणा करके सॉल्व कर देना भाई, ठीक। ये है 4th। चलते हैं देखो नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखो आप भी का अवयव भी है, ठीक। इस पॉइंट को आप ध्यान समझना, ठीक। तो पहले आप इसको पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ उसको, ठीक। क्या कह रहा है कि जब किसी आव्यूह में m रो, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने भी बताया था क्या कि m क्रॉस n के रूप में हम लिखेंगे, m क्या होगी? रो, और n क्या होंगी? कॉलम, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि m रो और n कॉलम हो तो AIG को आव्यूह का अवयव कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। AIG को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जैसे अगर मान लो आपके सामने ऐसे ये लिखा है आपके सामने, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट ही करता हूँ पूरा आव्यूह का, ठीक है, आपके सामने पूरा आव्यूह रिप्रेजेंट कर देता हूँ भाई, ठीक। जैसे देखो, जैसे मैं कोई आव्यूह लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब देखो आपको जनरल रूप में लिखना है आव्यूह, ठीक है। जनरल रूप में आप कैसे लिखोगे? देखो A, ठीक है। अब मान लो, ध्यान समझना आप, ठीक है, मैं स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा भाई। देखो A बराबर ये है, ठीक है। अब आप ध्यान समझना। अब आप बताओ कि इसमें जो मान लो मैं 3 क्रॉस 3 का लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूँ। 3 क्रॉस 3 का मतलब समझोगे आप, 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ होंगे, ठीक। ये है, तो इसमें मतलब देखो 3 तो पंक्ति होंगी, 3 पंक्ति होंगी, ये चीज़ है, ठीक। और उसमें 3 ही स्तंभ होंगे भाई, ये होंगे कि नहीं बताओ? ये चीज़ कह रहा हूँ मैं, 3 ही पंक्ति होंगी उसमें और 3 ही स्तंभ होंगे, ये चीज़ होगी ना। 3 क्रॉस 3 का है। अब उसमें अगर आपको एलिमेंटों को दिखाना है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पर होगा, उसमें यहाँ पर होगा 3, फिर एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसे ही होगा। आप जो इसमें क्या होंगे? एलिमेंट होंगे, ठीक है, अवयव होंगे। पर लेकिन अगर मान लो जनरल रूप में मैं बताना चाहूँ कि ये एलिमेंट होंगे, जनरल रूप में क्या बोलूँगा, ठीक है। तो आपको बताओ कि ये कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति है, ठीक। और कौन सा स्तंभ है? ये पहला ही स्तंभ है। तो बता कि इसे कैसे दिखाएंगे? अब ध्यान रखना, आव्यूह के अंदर एलिमेंटों को हम स्मॉल में दिखाते हैं, ठीक है। आव्यूह को तो हम कैपिटल से नोट करते हैं, पर लेकिन आव्यूह के अंदर एलिमेंटों को स्मॉल में दिखाते हैं आपको, ठीक। तो इसके अंदर एलिमेंट है, मान लो स्मॉल में दिखाएंगे A, ठीक। ये कौन सा है? पहली ही पंक्ति का पहला ही एलिमेंट है, आपको ऐसे दिखाना है इसको जनरल रूप में, ठीक है। कैसे? पहली ही पंक्ति का पहला ही एलिमेंट, आपको पता है पहली रो है और पहला ही ये कॉलम है, ठीक। इसकी बात करूँ इस एलिमेंट की, तो ये बताओ पहली रो तो पहली है, रो तो चेंज नहीं हुई। इसको मैं अगर दिखाना चाहूँगा तो रो तो चेंज नहीं हुई भाई, ये रो तो चेंज नहीं हुई, रो तो पहली ही है, पर लेकिन ये कॉलम दूसरा आ चुका है, तो A21 हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा कि रो तो पहला ही है, रो तो चेंज नहीं हुई, रो तो फर्स्ट ही है, पर लेकिन ये कॉलम चेंज हो चुका, कॉलम ये थर्ड हो चुका है, ठीक है। तो A13 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो मैं पूरा लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पर, जहाँ से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप भी कैसे दिखाओगे आप, उसको मैं अब लिख देता हूँ भाई, ठीक। तो पहला क्या होगा आपका A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरा क्या आया था? A12, तीसरा क्या आया था? A13, ऐसे लिखते जाएंगे हम, ठीक है। एक मिनट, जैसे देखो भाई, ठीक। A11, ठीक, A12, A13, ठीक है। ये डॉट डॉट चलता जाएगा ऐसे, A14 आपका लिख देना, ठीक है। नीचे क्या होगा आप देखो, नीचे एक दूसरी ये रो कौन सी स्टार्ट हो जाएगी आपकी? दूसरी पर, लेकिन ये कॉलम पहला ही होगा, तो ये पहले पंक्ति लिखते हैं उसके बाद स्तंभ लिखते हैं, ठीक है। वही क्रम है इसमें भी, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं, जो वो कह रहा था, वो ये कह रहा था AIG के रूप में हम इसको दिखाते हैं, जहाँ पर जो I है वो रो की संख्या को दिखाएगी, पहले रो, J है वो कॉलम को दिखाएगी। आपको AIG के रूप में लिखा मिल जाए तो समझ जाना, I क्या है? रो को, और J क्या है? कॉलम को, ठीक है। I
रो को, जे कॉलम को। तो ये क्या हो जाएगा A22, ऐसे चलता जाएगा, ये A23 हो जाएगा ये भाई, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे जाएगा आगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका A31 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 रो तो वो सॉरी कॉलम तो पहला होगा, तो कॉलम को तो हम बाद में लिखते हैं, जो मैंने बन ही लिखा है, ठीक है। पर लेकिन ये स्तंभ जो सॉरी पंक्ति तीसरी होगी, ये कौन सी पंक्ति होगी, तीसरी। इसका नेक्स्ट एलिमेंट A32 होगा, इसका यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो A33 आएगा, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा भाई, ठीक है। तो ये जनरल रूप होता है इसका, जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये चीज़ यहाँ पर ही हमको बता रहा था भाई, ठीक है। आप इसको देख सकते हो नोट्स के जरिए से, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक। तो बस इतना ही था इसमें सिंपल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आई किसको दिखाएगी, रो और जे कॉलम, ठीक है। आपको पहले रो लिखना है, फिर उसके बाद कॉलम लिखना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अब पेज की तरफ, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन साइज समझ लो, कुछ ट्रिक समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ भी समझ लो, ठीक है। एक्स वाई तल में बिंदु एक्स वाई हो तो इसे रो या कॉलम द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। ऐसे आपके पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई, आपको रो और कॉलम के रूप में से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मान लो इन बिंदुओं को, अगर मान लो मैंने ऐसे एक्स कॉमा वाई, ऐसे सॉरी कॉमा नहीं आएगा बीच में एलिमेंट, हाँ, और आप भी के अंदर एलिमेंटों में भाई कॉमा नहीं आता, ठीक है। एक्स कॉमा वाई है, तो ये किसके रूप में मैंने इसको नोट कर दिया, क्या है ये, एक रो के रूप में ही तो हो चुका है। और ऐसे एलिमेंटों को हम जब दिखाते हैं तो किसके रूप में होते हैं, वो रो के रूप में होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर उस वो कह रहा था क्वेश्चन समय कुछ समझ लो, रो या कॉलम के रूप द्वारा निरूपित करते हैं, तो रो के ये किस फॉर्मेट में हो गया, रो की फॉर्मेट में हो गया। अब कॉलम की फॉर्मेट में कैसे होगा, कॉलम में कैसे होते हैं एलिमेंट, ऐसे होते हैं, तो एक्स बाई ऐसे हम दिखा देंगे, तो किस में हो जाएगा, ये कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो भाई, ठीक, ये है। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक 9, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है आपका जीरो एंड null, नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, ठीक है। वैसा आव्यूह जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, देखो सिंपल है, शब्द ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है शब्द, कि नल मैट्रिक्स, कौन सा, नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल या जीरो। तो आप जीरो से समझ होंगे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सारे क्या होंगे, जीरो रहने वाले हैं, ठीक है, जीरो रहने वाले हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। पर लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आव्यूह है कैसा होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। वर्ग आव्यूह पहले चलो हम वर्ग आव्यूह को डिस्कस करते हैं, ठीक, तभी आपको क्लियर होगा, इसको हम बाद में आके डिस्कस करेंगे भाई, ठीक। एक मिनट, ठीक, पहले मैं वर्ग आव्यूह पर चलता हूँ भाई, ठीक। एक बार ये 36, ये रहा देखो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पहले समझ लो, ठीक, उसके बाद उस पर चलेंगे हम। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ठीक, ये पेन आ गया, ठीक। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के समान हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। समझे इसमें कुछ, कि इसमें जो पंक्ति की संख्या को किससे दिखाते हैं हम, एम से, स्तंभ की संख्या को किससे दिखाते हैं, एन से। तो एम इक्वल टू एन हो तो वो वर्ग आव्यूह होगा, समझ गए। एम इक्वल टू एन का मतलब कि उसमें जितने पंक्ति उतने स्तंभ, तो वो क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया 2 3 1 4, तो ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह। क्यों, इसमें देखो कितनी रो हैं, R1 ये रही, एक R2, यानी इसमें 2 क्रॉस कितने कॉलम है, 1 2, तो 2 ही पंक्ति 2 स्तंभ है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो जितनी एम, ये क्या है, एम किसको दिखाती है, ये 2, ये क्या है, एन, तो इसमें एम इक्वल टू क्या है, एन है, ठीक है। तब इसको हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे अगर और मैं समझाना चाहूँ, जैसे और एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ए इक्वल टू जैसे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये ले लिया मैंने वर्ग, एक आव्यूह, ठीक। अब इसके अंदर देखो कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं, 3 क्रॉस, कोटि की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी कोटि कितनी है, ठीक, कितनी है, 3, कितने स्तंभ में, 1 2 3 ही स्तंभ है इसमें, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब पहले पंक्ति लिखते हैं ना, ये एम की संख्या है, ये क्या है, एन की संख्या है, तो एम इक्वल टू एन है या नहीं है, इसमें है ना, तो अगर एम इक्वल टू एन है, इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। जिसमें एम इक्वल टू एन होगा वो क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक, ये आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर ही दिया। अब चलते हैं, पहले इसको चलो विकर्ण आव्यूह को यहाँ से समझ लेते हैं पहले, ठीक है। विकर्ण आव्यूह को समझते चलते हैं। वैसा वर्ग आव्यूह, क्या वर्ग आव्यूह होगा, इसको, इस लाइन को आप ध्यान से समझना, क्या कह रहा है ये कह रहा है पता है,
ये कह रहा है कि वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य हो। देखो एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पता है इसमें कैसा अवयव मिलेगा आपको, देखो होगा तो वर्ग ही, वर्ग का मतलब है अगर मैं लिखना चाहूँ वैसे ही 2x2 का होगा या 3x3 का होगा या 4x4 का होगा। ये क्या है, एक वर्ग अवयव है, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस सिंपल है वर्ग अवयव, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, 5x5 6x कुछ भी हो, ठीक है। क्या हो तो वर्ग अवयव भाई, ठीक है। पर लेकिन क्या कह रहा है उसमें कि मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे मुख्य विकर्ण पता क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है जैसे देखो ये एलिमेंट है, ठीक। जैसे मैंने कह दिया 2 0 0, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल एकदम डायरेक्ट 0 0 4। तो इसमें देखो जो ये आपको दिख रहा है ना, मैं 1 मिनट वही ले लेता हूँ। यार ऐसे नहीं आएगा, इसको छोड़ो। तो देखो इसके अंदर आपको देखो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है। ये मुख्य विकर्ण होता है इसमें अवयव में, ये ऐसे जो भी इसके अंदर जैसे विकर्ण ऐसे ही होता है ना। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ऐसे, इसके जो एलिमेंट है ये इसका क्या है, मुख्य विकर्ण है, ये अवयव का ये क्या है, मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इस रूप में जो भी एलिमेंट होंगे ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है कि वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य हो। और 2 जगह मुख्य विकर्ण दिख रहा है आपको, ये देखो 0 नहीं है ना, मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखो मुख्य विकर्ण के अलावा सब शून्य दिख रहा होगा सब, पर लेकिन मुख्य विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसा होगा, विकर्ण अवयव होगा, जहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या नहीं हो, शून्य नहीं होना चाहिए और एलिमेंट शून्य होना चाहिए मुख्य विकर्ण के अलावा, ठीक है। मुख्य विकर्ण के कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, पर लेकिन हमें ये मतलब है कि मुख्य विकर्ण के अलावा और एलिमेंट सब 0 होनी चाहिए। तो वो कैसा होगा, विकर्ण अवयव होगा। ओनली ये देखना विकर्ण अवयव शब्द में आ रहा है ना विकर्ण, तो बस ये याद रखना विकर्ण आ रहा ना, तो बस विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं होनी चाहिए और सभी एलिमेंट 0 हों और वर्ग अवयव हो, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं भाई, ठीक। ये है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक। इसमें देखो आदेश अवयव, देखो सेम है विकर्ण अवयव और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें आप पढ़ो देखो वैसा वर्ग अवयव, देखो ये विकर्ण अवयव लग गया है, ठीक है। वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है ये, यहाँ पर क्या आएगा, विकर्ण आएगा, ठीक। ये आप थोड़ा सा, ठीक, वर्ग आ गया यहाँ पर, ठीक। तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, इसके लिए अच्छा विकर्ण अवयव सही है भाई, विकर्ण ही, ठीक है। पर लेकिन और डेफिनेशन के रूम में और दूसरे रूम में भी हम चल सकते हैं, ठीक है। वैसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, समान हो। मैंने क्या था आपको, विकर्ण अवयव सेम इसी की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल लूंगा एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जैसे ए बराबर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, आप ध्यान समझना, ठीक है। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये ठीक है। अब देखो विकर्ण अवयव भी ऐसा ही था कि नहीं था, पर लेकिन उसमें क्या था कि मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट थे वो क्या नहीं थे, बराबर नहीं थे, समान नहीं थे। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, 0 नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो, ठीक है। और इसमें भी देखो सेम कंडीशन है, ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए मुख्य विकर्ण के अलावा, पर लेकिन इसमें एक ये कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, ठीक है। कुछ भी हो पर लेकिन समान हो, 5 5 5 √2 कुछ भी हो, पर लेकिन ये मुख्य विकर्ण समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसने यही कह दिया कि ऐसा विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव हो पर लेकिन उसके जो भी मुख्य विकर्ण है वो कैसा हो, समान होना चाहिए, पर लेकिन विकर्ण अवयव में क्या है, समान नहीं होना चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस है, आप ध्यान रखना, ठीक है। विकर्ण में अवयव में क्या है कि समान नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या है, समान होना चाहिए आदेश अवयव में, इतना डिफरेंस है, ठीक। अब नेक्स्ट की तरफ आगे चलते हैं। इकाई अवयव तत्सम, क्योंकि इनको मैं लगातार क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेटिव हैं, ठीक। ये अवयव, अब चलते हैं इसकी तरफ, देखो ये भी सेम ही है, ठीक। ऐसा वैसा विकर्ण अवयव या वर्ग अवयव कुछ भी समझ लो, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो, समझ जाएंगे आप। देखो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अवयव ध्यान रखना, ये और एक वर्ग अवयव जो मैं आपको करा चुका हूँ वर्ग अवयव, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, जो चीज़ होते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि ऑल एलिमेंट 0 होंगे मुख्य विकर्ण के अलावा, ठीक है। विकर्ण अवयव में, आदर्श अवयव में, दोनों में सब, और इसमें भी सेम कंडीशन है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट 0, पर लेकिन ये है कि इसमें जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे ना सभी, वो क्या होंगे, इकाई होंगे, इकाई का मतलब क्या है, 1 1 1 1, ओनली 1, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। आदेश अवयव में क्या था, समान होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 1 1 1 भी हो सकते हैं उसमें भी, पर लेकिन
2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो ओनली 1 to 1, ठीक है, 1 1 1 होंगे मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट, ठीक है, इकाई आव्यूह में। तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 का बनाया था मैंने, क्यों वर्गाव्यूह है ना, सभी वर्गाव्यूह होनी चाहिए, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया, सभी वर्गाव्यूह होंगे, यानी कोटि इनके बराबर होगी, या 2x2 का है तो कोई 3x3 का है तो सेम होंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे 2x2 का लिखना चाहूँ तो मैं 1 0 0 1 हो जाएगा, ये 2x2 के लिए, ठीक, 1 0 0 1। तो इसमें भी क्या है, ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या है 1 1, और सभी क्या है 0 हैं, ठीक है, ये है। अब देखो इसको हम क्या पता है, इसको तत्समाप्ति को हम आई से डिनोट करते हैं भाई, किससे, आई से, और ध्यान रखना इसकी वैल्यू 1 होती है, वैल्यू अगर कहीं आपको यूज करनी पड़ जाए, ठीक है, आई इस कितनी 1, इस तभी तो इसका नाम क्या रखा है इकाई, ठीक है, इकाई का मतलब मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होंगे 1 1 1 होंगे, ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। आई से हम डिनोट करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी ये आपको दिख रहा होगा आई स्टार्टिंग इसका, ठीक है, ये इसकी सिंपल, ठीक। अब चलते हैं ये एलिमेंट, ये तो सारे हो गए, ठीक। अब देखते हैं जो बचे हुए थे, ठीक, आओ हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका शून्य आव्यूह, ठीक, तो शून्य आव्यूह क्या है, वैसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो शून्य हो, क्या कहलाता है वो, शून्य आव्यूह कहलाता है भाई, ठीक। तो क्या हो इसमें सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, पर लेकिन वर्गाव्यूह होना चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पर वो है, ठीक, वर्गाव्यूह लिखना चाहिए था, क्योंकि जो भी आव्यूह होगा वो शून्य आव्यूह होगा, ठीक, तो वो क्या होगा वर्गाव्यूह ही होगा, ठीक। वर्गाव्यूह का मतलब समझ होंगे 2x2 का, 3x2 का, पर लेकिन उसके सभी एलिमेंट 0 होंगे, तो ये तो सिंपल है, क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा होगा, ठीक, ये ऐसा होगा, तो सिंपल ना, सभी एलिमेंट 0 होंगे। इसको हम कैपिटल ओ से नोट करते हैं, उसको आइडेंटिटी को आई से, इसको कैपिटल ओ से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलेगा कैपिटल ओ लिखा हुआ कहीं पर, तो ध्यान रखना वो शून्य आव्यूह की बात कर रहा है हमसे, इसके एलिमेंट सभी क्या है 0 0 0 0 0, ठीक है, इसको कैपिटल ओ से दिखाते हैं, तो सिंपल है ना, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक। अब है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, देखो ये तो शब्द वाले हैं, सिंपल एकदम, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है, ध्यान रखना, क्या कह रहा है, बस एक रो हो, रो का मतलब जैसे एग्जांपल ले लूँ 1 2 3, इसमें क्या ओनली देखो रो, ठीक है, वैसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो एक रो, एक ही रो हो, एक ही रो हो, ठीक है, इसमें एक ही रो है, कॉलम तो 3 हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, पर लेकिन रो एक ही है, तो जहाँ पर रो एक ही हो तो उसे क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स, ठीक है, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स कहलाता है वो, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओनली एक ही रो हो, कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है, वो क्या होगा रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो हो। अब बात है कॉलम मैट्रिक्स, तो वो वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, तो इसमें देखो कॉलम कितना है एक ही है, पर लेकिन रो कितनी है 3 है, तो इसमें क्या हो कॉलम आव्यूह में कॉलम एक हो, रो आव्यूह में रो एक हो, तो सिंपल है ये तो भाई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्षैतिज आव्यूह, ठीक, अब इसको ध्यान समझना, क्षैतिज आव्यूह और आपका एक और होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, ये दो बच्चे होंगे यहाँ पर, ये ठीक है, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं इसको, ठीक। तो क्षैतिज आव्यूह में क्या है, इसको देखो ये तो शब्द भी आप समझ जाओगे एकदम आसान तरीके से, देखो भाई एक मिनट, ठीक, हाँ, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, क्या कह रहा है ये पता है, जो आर है, जो रो है, रो, ठीक है, रो को किससे दिखाते हैं हम, चलो उसको बाद में मत करेंगे, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, रो ज़्यादा हो किससे, कॉलम से, कहने का मतलब है कि रो को हम एम से दिखाते हैं, एम ज़्यादा होनी चाहिए एन से, एन को कॉलम से दिखाते हैं, आपको बताया था मैंने पहले ही, तो एम ज़्यादा हो एन से, ठीक है, तो रो की संख्या, रो का मतलब एम, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, रो की संख्या सॉरी रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया भाई, एक मिनट, ठीक, ध्यान समझो क्या कह रहा है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, कॉलम की संख्या से कम हो, ठीक है, तो रो कम होगा भाई, ठीक है, तो रो की संख्या कम होगी, रो की संख्या कम होगी कॉलम से, तो कैसा होगा वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, एग्जांपल दूंगा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, जैसे ए बराबर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कौन ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलम की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो बस एग्जाम्पल अब हम सिंपल ले लेते हैं, देखो 1 2 3 7 8 9 ये है। अब इसमें आप बताओ मुझे कितने रो हैं, तो देखो इसमें देखो रो फर्स्ट और रो सेकंड, कितनी रो हैं, इसमें 2 रो हैं, 2 बार लिखता हूँ मैं, ठीक है, 2 रो हैं समझाने के लिए, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक, इसको साइड में करते हैं भाई, ठीक, तो कितनी रो हैं, 2 रो हैं, ठीक है, इसमें कॉलम कितने 1 2 3, कितने कॉलम हैं 3 कॉलम हैं, 2 रो हैं, कौन ज़्यादा है
ये कॉलम ही तो ज़्यादा है, स्तंभ की संख्या ही तो ज़्यादा है, उसमें वही चीज़ होनी चाहिए कि स्तंभ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए किससे, रो से। तो कैसा भी होगा, हॉरिजेंटल होगा। तो ऐसा एग्जांपल, इस प्रकार का भी हो जिसमें क्या हो, रो की संख्या ज़्यादा हो। तो देखो सॉरी, रो की नहीं, कॉलम की संख्या ज़्यादा हो। तो कॉलम की संख्या ज़्यादा ना 3 है और रो कितनी है, 2 है सिर्फ। तो उसका मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स सही है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें रो की संख्या ज़्यादा होगी कॉलम की संख्या से। ठीक है, कॉलम की संख्या से अधिक हो, किस रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो एम है वो ग्रेटर देन होगा एन से भाई। ठीक है, तो एम को क्यों, एम क्या है, ये रो ये कॉलम, तो ये ज़्यादा होगी। कैसे, एग्जाम्पल देख लो आप भी कोई। ठीक, 1 2 3 7 8 9 ये है। ठीक है, अब इसमें बताओ मुझे कितनी रो हैं, रो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो देखो एक R1, ठीक, ये R2, ये R3, कितनी रो हो गई, 3। तो कितनी रो है इसमें, 3 रो हैं भाई। ठीक है, कॉलम कितने, देखो 1 2, कितने कॉलम है, 2। कौन ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, और 3 क्या है, पंक्ति की संख्या है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, उद्धरण आव्यूह का। ठीक है, वर्टेक्स मैट्रिक्स हो गया एग्जाम्पल भाई। ठीक है, तो वर्टेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। ठीक, ये हो गया आपका वर्टेक्स मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है आपका ये वाला। ठीक, हाँ ये और हैं 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना भाई। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार का होता है, एक तो अपर एक लोअर। तो पहले हम अपर को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोअर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ये प्रकार खत्म हो जाएंगे इसके भाई। ठीक, तो देखो अपर मैट्रिक्स क्या होता है उसको ध्यान से समझो। इसमें देखो कंडीशन दी है, उसको आप ध्यान से समझ लो बस। ठीक है, कंडीशन कौन कौन सी है इसमें भाई। ठीक, तो देखो वैसा वर्गाव्यूह क्या होगा, वर्गाव्यूह होगा। ठीक है, जिसमें AIJ, इसको समझना, इस पॉइंट को यहाँ से उठाना कि AIJ क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए AIJ पर। लेकिन AIJ मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये पंक्ति संख्या को बताएगी, ये स्तंभ की संख्या को बताएगी। और AIJ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और एक और चीज़ इसमें दी है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, I ग्रेटर देन 0। देखो AIJ तो 0 होगा, पर लेकिन AIJ वही 0 होगा जब I ग्रेटर देन 0 होगा। देखो AIJ 0 है, पर लेकिन वही 0 होंगे जहाँ पर I ज़्यादा होगा J से। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूंगा ना तब क्लियर होगा। जैसे एलिमेंट में ले लेता हूँ जहाँ पर I ज़्यादा होगी J से। I क्या है, ये पंक्ति की संख्या है, यानी पंक्ति की संख्या ज़्यादा हो स्तंभ की संख्या से। ऐसे प्रकार लेने आपको। ठीक है, ऐसे वही एलिमेंट 0 होंगे। जैसे अगर मैं ले लूँ आपका एग्जाम्पल A21, तो इसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा है ना स्तंभ से, तो I ज़्यादा है J से। एक तो ये एलिमेंट 0 होगा। एक A31, इसमें क्या है, पंक्ति की संख्या ज़्यादा है स्तंभ से, तो एक ये एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, और एक और है आपका, और कौन सा हो सकता है, A32, इसमें क्या है, ये देखो पंक्ति की संख्या ज़्यादा है स्तंभ से, तो 3 हो गए ना, एक तो A21, एक 331, एक 32। ठीक है, ये 3 एलिमेंट 0 होंगे बस। इस प्रकार का आप बनाओ, फिर देखते हैं वो क्या होगा आपका। ठीक है, तो A बराबर आप मैं लगाता हूँ। ठीक, तो देखो वर्ग आप है ना। ठीक, अब देखो बस आप कौन से एलिमेंट 0 करने, पहले तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला A11 A12 होगा ये भाई। ठीक है, ये A13 होगा। ठीक है, ये A21 होगा, ये A22 होगा। ठीक, ये A23 होगा भाई। ठीक, क्या होगा, A23। ठीक, एक मिनट, देखो A बराबर मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक, A31 A32 A33। ठीक है, ये हैं। अब बनाओ, देखो ये एलिमेंट 0 होंगे, एक मैं मार्क कर देता हूँ जो बड़े थे। देखो एक तो ये 0 होगा, एक ये 0 होगा, एक 0, यही है ना इसमें जहाँ पर I ज़्यादा है J से, तो ये 0 होंगे। ऐसा आप जो आप बनाओ, तो देखो ये तो कुछ भी हो सकता है, संख्या कोई भी ले लो। ठीक है, 2 3 5 ले लिया मैंने, चलो ये 0 होगा, पर ये 7 ले लिया, ये 8 ले लिया, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये क्या आपका, ये 4 है। ठीक है, ये है। अब आप ध्यान से देखना भाई। ठीक है, इस चीज़ को देखो, ये एलिमेंट जिसमें 0 है। ठीक है, जो 0 नहीं है उसको पहले एक तरफ बनाना, जो एलिमेंट 0 नहीं है वो कैसे बनेगा। फिर ये देखो ये क्या बन चुका है, आप दिखाओ, एक त्रिभुज बन चुका है। देखो 0 वाले एलिमेंटों को छोड़ करके ये क्या बन चुका है, एक त्रिभुज बन चुका है, दिख रहा है ना, त्रिभुज बन चुका है। तो ये इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एंगुलर कहते हैं। पर लेकिन
अपर एंगुलर क्यों है? क्योंकि देखो आपको ये 3 एलिमेंट दिख रहे होंगे, जब ऐसा अगर आपको इस प्रकार का आपको दिखेगा तो आप उसको क्या कहोगे? अपर एंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जहां पर आई ग्रेटर देन जे है, जहां पर बस देखो ये 3 एलिमेंट है जहां पर आई ग्रेटर देन जे है, ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं है जहां पर आई माने पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो, तो इस प्रकार का आप भी को हम कहते हैं अपर। आपको क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट ये है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आप ध्यान समझ लो। बस इसमें उल्टा है, इसमें आई कम होगी जे से, तो अब उन एलिमेंटों को छाटो आप जहाँ पर आई छोटी हो जे से, ठीक है। तो आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं वो, आपका पहले कौन सा हो सकता है? 1 1 2, इसमें देखो ये ज़्यादा है ना, ये पंक्ति की संख्या कम है, ठीक। एक तो ये एलिमेंट होगा, और 1 2 2 तो ले नहीं सकते आप, क्यों बराबर हो जाएंगे, हाँ। और एक आप हो जाएगा ये A1 3, ये भी हो जाएगा, ठीक। और एक और हो जाएगा आपका A2 3, ये हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इससे हो, ठीक है, बड़ा हो। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो क्या होंगे? 0 होने वाले हैं, जहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी, जहाँ पर जे ग्रेटर देन है जे। आप देख सकते हो जे बड़ा है आई से, ये 3 एलिमेंट हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर तो डायरेक्ट में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वो एग्जांपल देता हूँ, जनरल फॉर्मूला नहीं लिखते हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है? A1 1, तो ये कुछ भी ले लिया, मैंने 1 ही ले लिया। फिर आता है A1 2, तो ये क्या होगा? 0 होगा, A1 2 आता है यहाँ पर। फिर A1 3 आता है, ये भी 0 होगा। फिर यहाँ पर A2 1 आता है, कुछ भी ले लो आप। फिर A2 3 आता है, यहाँ पर आएगा ना वो, सॉरी A2 2 आएगा, इसको भी कुछ ले लो आप, 4 ले लो, ठीक है। यहाँ पर आएगा A2 3, जो 0 होना है, ये रहा, इसी की श्रेणी का है। A3 1 आएगा, जो 0 नहीं लेना, कुछ ही ले लो। ये भी 0 नहीं लेना, A3 3, ये भी 0 नहीं होगा, ये है। अब आपको दिख रहे होंगे वहाँ पर नीचे वाले 3 0 थे, यहाँ पर ये वाले 3 0 हैं, तो ये क्या आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन ध्यान रखना आपको, आई लेस देन जे, ठीक है। इस प्रकार आप को क्या कहोगे आप? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, ये चीज़ है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। 2 आव्यूहों की समानता। तो देखो 2 आव्यूहों की समानता, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। तो 2 आव्यूहों की समानता आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 तुलनीय 2 आव्यूह जिनके संगत अवयव समान हो, इक्वलिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे 2 आव्यूह ले लिए मैंने, ठीक है। जैसे देखो 2 6 4 8, ठीक है। एक और आव्यूह ले लिया मैंने इसके इक्वल में, ठीक। पहले देखो मैं इसी के एग्जाम्पल को आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, बाद में फिर मैं अपना एग्जाम्पल लूँगा भाई, ठीक। इसी एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। देखो भाई 1 मिनट, ये है, देखो भाई क्या है एग्जाम्पल, देखो ए बराबर क्या है? एक मेरे पास ये आव्यूह है, एक ही मेरे पास ये आव्यूह है, ठीक है। ए और बी समान है, ठीक है, समान आव्यूह है, ठीक है। देखो सब जब संगत अवयव समान होंगे 2 आव्यूहों के, तभी हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों आव्यूह समान है, ये देखो इसमें ए ये रहा, ए बी ये रहा, दोनों समान है, ठीक है। अब वो कह रहा है तीसरा पॉइंट आप समझो ध्यान से, कि तीसरे पॉइंट में कह रहा है वो हमसे कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना समान हो तो x = 4, y = 6 होगा। समझ रहे हो इसका मतलब? कि जब 2 आव्यूह समान होते हैं तो बताए हम उसकी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे कर सकते हैं, x2 y3 ये, ठीक है, ये बराबर होगा आपका, ये 1 मिनट इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक। ये होगा आपका बराबर, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 2 6 3, ये है, ठीक है। तो इन दोनों आव्यूह की क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं कंपेयर। अब देखो कंपेयर करने की ये कंडीशन होती है, आव्यूह की समानता तब कर सकते हो कि इसकी जो कोटि है वो इसकी कोटि के बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना आप भाई, और एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए, संगत अवयव समान होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी कोटि कितनी है? 2 × 2 है, तो 2 ही पंक्तियां 2 स्तंभ है, इसकी देखो 2 × 2 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसकी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो कंपेयर उन्हीं एलिमेंट नहीं कर सकते हैं, इसका जो 11वां एलिमेंट है वो इसके 11वें एलिमेंट के बराबर होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका 12वां एलिमेंट इसके 12वें एलिमेंट के बराबर होगा, ये चीज़ है, ठीक। अब देखो आप ध्यान से भाई, ठीक, इसका 21वां एलिमेंट इसके 21वें एलिमेंट के बराबर होगा, यानी बराबर एलिमेंट बराबर होंगे, 21वां तो 21वें के बराबर, 22वां तो 22वें के बराबर, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर, तो वही है। अब मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ी सी जगह नहीं है यहाँ पर। जैसे देखो एक एलिमेंट ले लिया 2 3 4 6, ठीक, एक दूसरा भी ले रहा हूँ मैं x4 y6, ठीक है, ये है। अब आप देखो, आप वो कह रहा है क्वेश्चन कि आप भी ये समान है, आप इनकी तुलना करके x y z के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कैसे करोगे आप? इसका 11वां एलिमेंट ये है इस आव्यूह का, इसका ये है, तो ये x 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इनके एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। y ये रहा, इसका y किसके बराबर होगा? इस 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये 21वां एलिमेंट 21वें के बराबर होगा, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है।
कंपेयर कब कर सकते हैं, ध्यान रखना कोटि बराबर होनी चाहिए दोनों अवयव की और उनके संगत अवयव बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसका 4 था तो इसका 4 था, पर लेकिन इसमें तो कह दिया क्वेश्चन ने कि अवयव समान है, आप इसकी कंपेयर करके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। और आपको अगर मान लो लगाना है ये, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कोटि बराबर है या नहीं। ठीक, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो दो अवयवों पर संक्रिया, ठीक है, ये चीज़ है। दो अवयवों को कैसे आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ये चीज़ है यहाँ पर भाई। ठीक, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, अवयव को जोड़ना घटाना करना। ठीक, अब देखो दो अवयव को आप कैसे जोड़ सकते हो, तो देखो दो अवयव को जोड़ सकते हो आप, पर लेकिन अवयव को जब जोड़ोगे तो देखो वैसे, यहाँ देखो क्या कह रहा है ये, इसको समझ लो आप स्लाइड को। ठीक है, देखो वैसे दो अवयव जिनकी कोटि समान हो तो इनके संगत अवयव जोड़ने को से अवयव का योगफल प्राप्त होता है। ठीक है, दो अवयव कोटि कैसी हो, समान हो, समान कोटि के अवयव को आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर, तो उनके संगत अवयवों को जोड़ने से अवयव का योगफल प्राप्त होता है भाई। ठीक, तो देखो ए बराबर मेरे पास कोई अवयव है, ये आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। ठीक, तो यहाँ पर देखो और बी बराबर कोई अवयव दिया हुआ है, तो दोनों अवयव अगर दोनों मैट्रिक्स है ना, इस देखो इस वाले मैट्रिक्स की आप कोटि निकालो, इस वाले मैट्रिक्स की कितनी है, इसमें देखो 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 3 का है ये किसका है, देखो ये भी 2 क्रॉस 3 का है, 2 ही पंक्ति 3 स्तंभ हैं, दोनों की कोटि बराबर है, दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ भाई। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो आप सेम कंडीशन में तक क्या होगी, अब आपको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है आपको, तो देखो आप क्या निकाल रहे हो, ए प्लस बी निकाल रहे हो। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालोगे तो दोनों अवयव को आप जोड़ोगे भाई। ठीक, अब आप देखो जब जोड़ोगे इनको तो आपको पता क्या करना है कि 1 मिनट ये है। ठीक, अब जब आपको अवयव को जोड़ोगे तो आपको इसका पहले अवयव का देखो ए प्लस बी कर रहे हो आप। ठीक है, तो ए का जो एलिमेंट, ए का जो 11 में एलिमेंट होगा अवयव का, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर मैं क्लियर करता हूँ भाई। ठीक, जैसे ए बराबर मैंने ले लिया भाई, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये है। ठीक है, बी बराबर को ले लिया मैंने 1 4 5 6 7 8 ये है। ठीक है, अब मुझे ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, अब देखो दोनों की कोटि पहले चेक करनी पड़ेगी, मुझे क्या कोटि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा दोनों की कोटि बराबर है भाई, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब देखो ऐड करेंगे ना जब, तो इसका 11वां एलिमेंट इसके 11वें एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक, तो 1 और 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, इसका 12वां एलिमेंट इसके 12वें एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका A13, ठीक है, ये 13वां एलिमेंट है ना, इसके 13वें एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, इसका A21वां एलिमेंट इसके 21वें एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, इसका A22वां एलिमेंट इसके 22वें एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे आप जोड़ करते हो ना, ऐसे ही सिंपल इसमें जोड़ होता है। ये क्या है, 6, इसका एक A23वां एलिमेंट है, ये इसके 23वें एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, तो 8 और 6 14, ये जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, ए प्लस बी ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी सेम है। ठीक है, ए माइनस में भी सेम होगा, ए 11वें एलिमेंट से ए 11 एलिमेंट यहाँ पर जुड़ रहा था, वहाँ पर घट जाएगा, बस इतना अंतर है कि जुड़ेगा घटेगा, सेम कंडीशन रहेगी, कोटि बराबर होनी चाहिए दोनों की, तभी हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, ध्यान रखना। ए 11 में से ए 11 में घटेगा, ए 12 में से ए 12 में घटेगा, 21 में से 21 में घटेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये दोनों हो गए यहाँ से। ठीक है, तो ये तो अलग है। ठीक है, इसको बाद से देखेंगे। ये देखो यहाँ पर क्या है, अवयव का ऋण घटाव। ठीक है, तो सेम कंडीशन रहेगी ये भी भाई। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन रहने वाली है। ठीक, तो अवयव का घटाव भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, अवयव का घटाव ये है। अच्छा, ये वाली कंडीशन क्या थी, अवयव का ऋण, जब कोई, इसको पहले देख लो क्या कह रहा है ये, जब कोई अवयव ए के सभी अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं तो अवयव ए प्राप्त होता है। क्या कर देते हैं, अवयव के चिन्ह बदल देते हैं तो अवयव ए नहीं प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि जब आपके पास कोई एक अवयव है, ठीक है, जैसे मान लो ए बराबर के आपके पास अवयव है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये है। अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज रहती है ना, 4 5 ये है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस अवयव का आप चिन्ह चेंज कर दो सभी के। ठीक है, चेंज करो, क्या हो जाएगा, -1 -2 -4 -5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगी यहाँ पर कंडीशन। अब देखो ये आपके पास अवयव है, अब आपको यहाँ पर जो, अब देखो पहली कंडीशन शायद मैं आपको नहीं बता पाया। ठीक है, इस कंडीशन को देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, सॉरी ये कंडीशन हम यहाँ पर छोड़ गए थे। ठीक है,
हाँ, इसको और समझो, ठीक है, तब चलेंगे उस पर। जब कोई आव्यूह एक प्रत्येक अवयव में कोई संख्या k से गुणा करते हैं तो आव्यूह k ही प्राप्त होता है। अब मैं आपको देखो सिंपल बता देता हूँ। जब भी आपके सामने देखो ऐसी कंडीशन है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है जैसे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6 इस आव्यूह में, तो ध्यान रखना जब आप इस आव्यूह का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट में गुणा होगा। ध्यान रखना आप भाई, हर एलिमेंट में गुणा होगा इसका, ठीक। तो 2 का 3 में होगा तो 6, 2 का 4 में होता 8, 2 का 5 में होता 10, 2 का 6 में 12। तो ये मैंने बता दिया गुणा का। अब आपको मान लो कॉमन निकालना है, ठीक है, कॉमन निकालना है, तो ध्यान रखना आपको कॉमन निकालने के लिए, कॉमन आप निकाल रहे हो तो ध्यान रखना हर एलिमेंट के साथ कॉमन निकलेगा उसका, ठीक। तो कॉमन भी आप कैसे निकाल सकते हो कि हर एलिमेंट में कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉमन ले रहे हो तो हर एलिमेंट के साथ कॉमन निकालना पड़ेगा। वही चीज़ ये कह रहा है कि जब कोई k से गुणा करते हो आप तो उसके a प्राप्त हो जाता है। k का मतलब समझ रहे हो कि प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा। और जब आप कॉमन की बात आएगी तो कॉमन भी आप हर एलिमेंट से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें अलग नहीं कि मान के एक आव्यूह में अगर आप गुणा करना चाहते हो आप किसी आव्यूह, तो एक पंक्ति में कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, हर पंक्ति में करना पड़ेगा, हर स्तंभ के साथ करना पड़ेगा आपको भाई, ठीक। तो अब चलते हैं उस पॉइंट पर जो हमने बीच में छोड़ा था ये, ठीक है। अब वही सेम चीज़ है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेना है माइनस का, ठीक है। तो अब जब माइनस का कॉमन लोगे इसमें से, तो माइनस कॉमन लोगे तो सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो 1 2 4 5 ऐसे बचेगा, ठीक है, सभी से कॉमन आ गया। अब देखो ये जो चीज़ आई है वो ए ही है ना, तो ए जो है वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ चुका है, क्योंकि वो ए ही है, लेकिन माइनस हम कॉमन पहले ले चुके हैं। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि जब किसी आव्यूह में आप चिन्ह बदल दोगे ना तो वो आव्यूह है वो माइनस के ए प्राप्त होता है, माइनस के प्राप्त होगा। हम वैसे भी जानते हैं इस चीज़ को भाई, ठीक है, ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये चीज़, ठीक है, आव्यूह का घटाव, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ घटाव कैसे होगा। अब एक चीज़ बचती है इसमें, फिर ये डिटरमिनेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी परिवर्त अभी तो, ठीक। अब चलते हैं गुणा पर, दो आव्यूह का गुणनफल, ठीक है। इस रूल को अब देखो डिस्कस करते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स हैं, दो आव्यूह का गुणनफल कब हो सकता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है भाई। गुणनफल के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि अगर वो कंडीशन सफल, मान लो वो कंडीशन लागू नहीं हुई तो आप गुणा नहीं कर सकते हो, ठीक। तो देखो आव्यूह का अगर आप गुणा करना चाहते हो तो पहले आप इस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा कि दो आव्यूह ए और बी, ठीक है, का गुणनफल ए बी का अस्तित्व तभी संभव है जब आव्यूह ए के कॉलम की संख्या आव्यूह बी के रो की संख्या के समान हो। जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपके पास ए बराबर कोई आव्यूह है, ठीक, जैसे मैंने एग्जाम्पल के ले लूँ मैं 1 2 4 5, ठीक है, ये कोई आव्यूह है। अब देखो इसकी कोटि कितनी है, इसमें देखो एक तो R1 ये रही, एक R2 ये रही आपकी, ठीक है, एक ये C1 है, ये एक C2 है, ठीक है। तो दो ही पंक्ति दो स्तंभ है, इसका मतलब इसकी जो कोटि है 2 × 2 है, ठीक। अब देखो दूसरा आव्यूह ले रहा हूँ मैं, दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूँगा भाई, ठीक है। दूसरा आव्यूह मैंने ले लिया B बराबर, ठीक। तो दूसरा आव्यूह ले लिया मैंने, ठीक, जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ इसकी कोटि कितनी है, इसमें देखो एक R1 ये R2, यानी इसकी कोटि आप भाई डायरेक्ट बता सकते हो। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी है 2,3 है, तो इसमें दो ही पंक्तियाँ 3 स्तंभ में, ठीक है, यही है ना 2 × 3 है ये आप। अब देखो आपको ए भी निकालना है, ठीक है। तो ए भी निकालने के लिए कंडीशन बता क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो पहले क्या है, ए बी निकाल रहा हूँ मैं, बी और ए बी में अंतर है, ध्यान रखना, ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, ए बी बी के बराबर नहीं होगा कभी भी। तो देखो ए भी निकाल रहे हैं, तो हम पहले क्या है ए दिया हुआ है, तो हम इस ए की क्या देखेंगे, कोटि देखेंगे, ठीक है। इस ए की कोटि में देखो 2 × 2 है, ठीक। इसमें पहले आप पता आपको क्या देखना, देखो ये चीज़ बोला कि जब आव्यूह ए के कॉलम की संख्या, आव्यूह के क्या लेना आपको, स्तंभ की संख्या, देखो स्तंभ ये रहा, ठीक है, स्तंभ की संख्या जो है वो आव्यूह बी के, ये बी आव्यूह ये रहा, इसके रो की संख्या के समान होनी चाहिए। रो का मतलब ये 2, तो पहले रो लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। तो इसका मतलब पहले आव्यूह के किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हो। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो स्तंभ है वो कितना है 2 है, और इसकी पंक्ति कितनी है 2 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो इसका गुणा हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो इसकी जो स्तंभ है इसकी कोटि से मैच नहीं करता, बराबर नहीं होता, तो आप गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, दो आव्यूह का गुणनफल का रूल है भाई, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है इसका, तो नेक्स्ट चलते हैं अब 26 पेज नंबर, ठीक। अब देखो इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ये आव्यूह का परिवर्त, ठीक। अब आव्यूह का परिवर्त कैसे करेंगे, देखो आव्यूह का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। अब देखो आव्यूह का ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है भाई, तो देखो आव्यूह का ट्रांसपोज
सिंपल तरीका है, ठीक है। आप भी ट्रांसपोज को कुछ नहीं, आपको एक चीज़ याद रखनी है बस ओनली, ठीक है। आप दो चीज़ मत याद रखना, दो चीज़ से आप कन्फ्यूज हो जाओगे भाई, ठीक है। बस आप एक चीज़ याद रखना कि आपको सिर्फ ओनली जो रो है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो को क्या करना है, आपको कॉलम में कन्वर्ट कर देना भाई, बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ठीक। जैसे देखो इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ए बराबर ये दिया मेरे पास, इसका मुझे ए डैश निकालना है, ठीक। अब देखो मैं क्या करूँगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँगा। अब इसमें ये बताओ मुझे कितनी रो हैं, तो देखो इसमें रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, कितनी रो हैं, तो 3 रो है ना। तो इसका मतलब देखो रो 1 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में, तो इसका मतलब R1 को किस में कन्वर्ट करूँगा, C1 में। रो 2 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, C2 में, ठीक है। और रो थर्ड को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, R3 में, वो सॉरी C3 में। तो ठीक है, ये है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि रो को कॉलम में ले आना है। तो R1 था, C1 कर दिया, R2 था, C2 में कर दिया, R3 थी, और मैंने किस में कर दिया, ये C3 में कर दिया भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ना। अब ये बताओ, ये चीज़ है क्या, रो है, तो इसे कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, तो रो ऐसे है तो कॉलम में करने के लिए ऐसे करूँगा, इस एलिमेंट को ऐसे इसका लिखूँगा, तो 1,2 ऐसे लिख जाएगा, ठीक। इस रो को ऐसे करूँगा, दूसरी वाली रो को ऐसे, ये कितना हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, ठीक। इस वाली रो को करेंगे फिर ऐसे ही कॉलम के रूप में चेंज करेंगे, तो देखो कॉलम में ये निकला इसका डैश ऐसे, ठीक है। तो बताओ कितना सिंपल है, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, जैसे जितनी रो है उनको कॉलम में ले जाओ, तो R1 है तो C1, R2 तो C2, R3 तो C3, ऐसे कर दो आप, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट पेज की तरफ, ये 17, ठीक। अब इस आप भी के परिवर्ती कुछ गुणधर्म है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक। तो देखो आप भी के परिवर्ती गुणधर्म उनको हम तो देखो पहला गुणधर्म है भाई कि देखो एक मिनट, ये है देखो कि यदि ए और बी दो आप भी हैं, ठीक है, तो ए डैश का भी डैश क्या होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। आप ये इंपॉर्टेंट है भाई गुणधर्म है ये, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपने ए का किया डैश, उसका भी अगर आपने डैश कर दिया ना, वो ए के ही बराबर आएगा, ये ध्यान रखना भाई आप, ठीक। अगर मान लो के ए है, ठीक है, के क्या है यहाँ पर कोई अचर पद है, ठीक, के अचर पद है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अगर उसका आप डैश करोगे तो अचर पद को तो बाहर निकाल देंगे हम, ए का होगा ओनली डैश, ठीक है। ये कंडीशन दूसरी। अगर मान लो आप ए प्लस बी का डैश कर रहे हो, तो ए प्लस बी का जो डैश होगा वो मान लो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा भाई, ठीक। ये चीज़ है। अब मान लो ये हो कि ए बी का डैश करना है मुझे, ए बी का डैश करना है, तो ए बी का डैश हमें ध्यान रखना, बी डैश ए डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा, ठीक। ए बी का डैश किसके बराबर, बी डैश ए डैश के बराबर। लास्ट कंडीशन ही है, इसको भी आप याद रखना भाई, डेट ए, ठीक है। डेट ए का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जब मैं आप निकालूंगा डैश, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का भी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये है, सिंपल है ये प्रॉपर्टी, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये लास्ट, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक थे सारे कवर कर चुके हैं भाई हम, ठीक। आपको कोई दिक्कत हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस पर नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई, आपके भाई सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, ठीक है। मैं 35 क्वेश्चन या 40 के अलावा इसमें से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसमें, ठीक। तो वही कह रहा था 35 क्वेश्चन की सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखो आपको आप भी गुणन में मैंने समझा नहीं था कैसे गुणा करते हैं, मैं जब कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको एक ही चीज़ क्लियर कर दूंगा कैसे गुणा करते हैं, ठीक। आप उसको भी देखना, आपका ये चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा, पूरे के पूरे नंबर आप इसमें प्राप्त करने वाले भाई, ठीक है। मैंने पहले रिविजन भी करवा दिया, फिर मैं आपको देख लो क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो देखो पहला है सममित तथा विषम सममित आप भी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है भाई, ठीक है। आपको कंडीशन याद रखनी है, मैं बताता हूँ आपको कंडीशन सीधा सीधा क्या है, ठीक। तो देखो सममित के लिए कंडीशन क्या होगी, कि सममित के लिए कंडीशन ये है, अगर मान लो आप ए का डैश कर रहे हो, ठीक है, ए का डैश कर रहे हो, अगर वो ए के बराबर आता है तो ध्यान रखना आपका जो भी आप भी हो वो कैसा है, सममित है, ठीक है। आपके पास कोई आप भी है ए, उसका आप कर दो डैश, अगर वो डैश करने के बाद ए ही आ जाता है, क्या कहा मैंने, ए मेरे पास कोई आप भी है, उसका किया मैंने डैश, ठीक है, ठीक। ए का क्या किया मैंने डैश, तो डैश क्या हो ए के बराबर आता है तो सममित है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, देखो विषम सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन क्लियर हो गई, ए आप भी उसके बाद डैश करो वो ए के बराबर आता है तो सममित है। अब देखो विषम सममित के लिए कंडीशन आप समझ लो भाई, ठीक है, किसके लिए, विषम सममित के लिए। तो दो ही चीज़ें हैं इसमें, सममित विषम सममित, ठीक है, सममित विषम सममित। अब देखो विषम सममित के लिए क्या है, ए का करना आप डैश, अगर वो डैश करने का माइनस सी के बराबर आता है तो विषम सममित है आपका भी, ठीक है। ये है सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे यूज होगा आपको क्लियर हो जाएगा। और 3.4 एक्सरसाइज है ना, उस पर जो रिलेटेड ऑपरेशन वाले उनको भी हम डिस्कस करेंगे,
आपको मैंने बता ही दिया है। आप मैं कराने वाला हूँ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पर मैट्रिक्स से। यह चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपसे मिलते हैं उसी वीडियो में। बस आपको भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना है भाई, ठीक। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।